जय हिंद प्यारे बच्चों। 2024 का जेईई एडवांस का पेपर अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे, पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर मोटा मोटा एनालिसिस बताएं तो सभी बच्चों को पता है कि पेपर 1 थोड़ा इजी था और पेपर 2 थोड़ा सा मुश्किल था। तो पेपर 1 के कुछ सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मेरे बाद कुछ सवाल पवन सर डिस्कस करेंगे, कुछ सवाल सुधांशु सर डिस्कस करने वाले हैं और कुछ सवाल अविनाश सर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे हम चारों लोग टोटल पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये मेरे पास पेपर है और सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ये मैं पेपर 1 डिस्कस कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशंस था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यूनिट वाइज क्वेश्चन डालने की कोशिश की गई है, तो पहली यूनिट का पहला सवाल डाल दिया है। तो सवाल बहुत आसान था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। तो क्या करेंगे, हम इन सबकी डायमेंशंस पुट करनी पड़ेगी। तो e टू द पावर अल्फा बोल रहा है, एप्सिलन नॉट की पावर बीटा बोल रहा है, h की पावर गामा बोल रहा है और c की पावर डेल्टा बोल रहा है। और इसको क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है कि भैया ये जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो आपको यही करना है कि जैसे e है, क्या है भैया, चार्ज है। चार्ज है तो उसकी डायमेंशन यहां पर पुट कर देंगे at, उसकी पावर हो जाएगी अल्फा। सही बात है। एप्सिलन नॉट की डायमेंशन पुट करनी है। अब एप्सिलन नॉट की डायमेंशन अच्छे बच्चे को तो याद रहती नहीं। अच्छी बात यह है कि एडवांस में आपके पास ठीक ठाक समय होता है, यानी कि आपके पास समय है, 17 सवाल आपको लगाने हैं। तो आप यहां पर एप्सिलन नॉट की डायमेंशन साइड में जाके निकाल सकते हैं। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से सोच के आपको समझ में आ रहा होगा कि एप्सिलन नॉट की जब हम डायमेंशंस निकालेंगे तो यहाँ पर 8a स्क्वायर टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे f का आ जाएगा mlt-2 और आर स्क्वायर का आ जाएगा एल स्क्वायर। तो एप्सिलन नॉट की जो डायमेंशन बच्चों आपको मिलेगी वो मिलेगी m-1, यहाँ से l-3 ऊपर आ जाएगा और ये t-2 ऊपर आकर +2 हो जाएगा तो t की पावर 4 और a स्क्वायर। ऐसा कुछ हम एप्सिलन नॉट उठाकर यहाँ पर ले आएंगे। तो वो डायमेंशन यहाँ पर रख देते हैं एक बार, m-1, l-3 और t की पावर 4 और a की पावर 2, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है और इसकी पावर बीटा है। अब h के लिए क्या करना है, तो फिर से वही साइड में जाके या कहीं जाकर आप कर लीजिए, E बराबर एच न्यू लगा लीजिए, है ना बेटा। तो h क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू हो जाएगा। न्यू क्या हो जाएगा, ET हो जाएगा एक तरीके से, है ना। तो ET करना है तो क्या समझ में आया, एनर्जी का क्या होता है बेटा, ml स्क्वायर t-3 होता है, t-2 होता है। तो t-3 में ये t से मल्टीप्लाई कर देंगे, t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t-2 बन जाएगा t-1, तो ml स्क्वायर t-1 बन जाएगा और उसकी पावर हो जाएगी गामा। फिर c दिया हुआ है वो तो स्पीड है, तो lt-1 की पावर हो जाएगी डेल्टा। ये मैंने साइड में लिखा था, इसे हटा रहा हूं। तो यहां से मैंने सारी डायमेंशंस उठा ली, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो अब क्या, इसको पूरा डायमेंशन लेस, यानी कि सामने m0, L0, T0, A0 आने वाला है। ठीक बात है। अब यहां से इस सब की पावर निकाल लीजिए। अब आप m की पावर देखिए सबसे पहले, तो m यहां पर दिखाई दे रहा है माइनस का बीटा, और क्या दिखाई दे रहा है, m गामा दिखाई दे रहा है, तो गामा माइनस बीटा दिखाई दे रहा है। l देखिए जरा, l की पावर क्या दिखाई दे रही है, l की पावर यहां पर दिखाई दे रही है माइनस की 3 बीटा, देखिए एक बार जरा। और क्या दिखाई दे रहा है माइनस के 3 बीटा के साथ, प्लस का 2 गामा, और क्या दिखाई दे रहा है, प्लस का डेल्टा। टी देखिए, टी की पावर क्या दिख रही है, टी की पावर दिख रही है अल्फा, और क्या दिख रही है, प्लस का 4 बीटा, और क्या दिख रहा है, माइनस का गामा, माइनस का डेल्टा, और क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। इसको यहां रख देते हैं, थोड़ा और जगह मिल जाएगी। ए, अब ए को देखिए, ए की पावर अल्फा प्लस 2 बीटा, और है नहीं ए कहीं पर, ये दिखाई दे रहा है। अब ये पूरी पावर्स आप देखिए, इन सबको जीरो होना है, तो आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी। तो इक्वेशन बनेगी अल्फा प्लस 2 बीटा, सबसे पहले जीरो हो गया, देखिए जरा एक बार सारे लोग। फिर यहां पर देखेंगे गामा माइनस बीटा जीरो हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखेंगे माइनस का 3 बीटा प्लस का 2 गामा, प्लस का माइनस का 3 बीटा प्लस का 2 गामा, देखते जाएंगे, प्लस का डेल्टा भी क्या हो गया राजा बेटा, जीरो। फिर क्या हुआ, अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा भी क्या हो गया, जीरो। अब जरा ऑप्शंस देखते हैं। सवाल देखिए, सवाल में ऑप्शन ना n की टर्म्स में दिए गए हैं, यानी कि सामने वाला मल्टीपल्स जानना चाह रहा है, रेशियो जानना चाह रहा है कि ये सब किस रेशियो में होंगे। तो मुझे अभी जो इनिशियली दिखाई दे रहा है कि यहां से अल्फा जो दिखाई दे रहा है
वो माइनस का 2 बीटा दिखाई दे रहा है, और यहां से गामा जो दिखाई दे रहा है वो बीटा दिखाई दे रहा है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि आप बीटा की टर्म्स में चीजें निकाल सकते हो। तो अगर आप यहां पर देखें तो बीटा को अगर मैं n मान लूं, बीटा को क्या मान लूं राजा बेटा, n मान लूं, तो यहां पर क्लियरली समझ में आ रहा है अल्फा जो है माइनस का 2n है, बीटा जो है वो n है, और गामा जो है वो n है। तो एक तरीके से माइनस का 2n, अल्फा, बीटा का n और गामा का n, तीन चीजें तो यहीं पर क्लियर हो गई बिना डेल्टा निकाले। तो माइनस का 2n n n, माइनस का 2n n n जो हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्योंकि अब देखिए पहली टर्म सब में पॉजिटिव है, तो मैं काम करता हूं, मैं इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो हो जाएगा 2n माइनस n माइनस n। तो 2n माइनस n वाला कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है? तो 2n माइनस n वाला केवल एक ही आंसर दिखाई दे रहा है, और वही उसका आंसर दिया गया है a। तो यहां से आप निकाल लेंगे। तो थोड़ा एक बार डायमेंशन आपको पुट करनी पड़ेगी, डायमेंशन इक्वेट करनी पड़ेंगी, और फिर देखना पड़ेगा किस रेशियो में मामला जा रहा है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स का सवाल मानता हूं इसको मैं, जिसको थोड़ा भी मैग्नेटिज्म का भान है वो इस सवाल को मैथमेटिकल टूल से समझेगा कि भैया इतने में कितना एंगल आएगा। एक बार जरा सारे लोग समझेंगे। भाई 3D में बना लेते हैं, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, जेड एक्सिस में है, प्लस जेड एक्सिस के अलोंग उसका ये वायर मेरा ऐसा है। आप ये मानिएगा वायर बाहर निकल, करंट ऐसे बाहर आ रही है, समझ रहे हैं मेरी बात, एंड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो करंट जब ऐसे बाहर आएगी तो अपने आसपास ऐसा मैग्नेटिक फील्ड वो बनाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने बना दिया, ठीक। द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट, अब ये क्या, ये वायर कहाँ है देखिए जरा आप, कैरी एंड प्रोड्यूसेस मैग्नेट इज गिवन बाय म्यू नॉट। अब उसने ये नहीं बताया अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट, अच्छा फ्रॉम द पॉइंट टू दिस पॉइंट इज गिवन बाय अलोंग द प्लस जेड एक्सिस बोला, इसका मतलब ये ओरिजिन है, ओरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस है, देखते जाइए, और ये वाई एक्सिस है, देखते जाइए। अब आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पर कौन पॉइंट कहाँ है। सबसे पहले मैं प्लॉट करता हूँ, माइनस का √3a a 0, माइनस का √3a इधर जाएंगे, a ऊपर जाएंगे और बाहर कहीं नहीं जाएंगे। लेटस से ये है वो जगह जहाँ पर माइनस का √3a, a हो रहा है, 0 मतलब बाहर नहीं आए, कोई बात नहीं। और फिर बोल रहा है a, a, तो a, तो यहीं कहीं आ जाएगा, यहाँ कहीं आएगा a, a, हाँ a, यहाँ आ गया। आपको समझ आ रहा है? वो कह रहा है इस लाइन से इस लाइन के बीच में, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके बीचों बीच में लाइन इंटीग्रल कितना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जिसने एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ा है वो लाइन इंटीग्रल को अच्छे से समझता है कि एक क्लोज लूप में लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड होता है। अब अगर मैं मानूं तो मुझे एक बात समझ में आती है कि इसके चारों तरफ एक गोल चक्कर काटने पर एक कंप्लीट लूप होता है, और उस कंप्लीट लूप में जो लाइन इंटीग्रल आएगा वो पूरा म्यू नॉट आई आएगा, लेकिन वो कितने में आएगा, 2 पाई में आएगा। तो अगर मैं सिर्फ ये जान लूं कि ये वायर इस एंगल पे, इस ये वायर कह रहा हूं, ये लेंथ इस वायर पर कितना एंगल सबटेंड करेगी, अगर मैं ये जान लूं, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि इस वायर की वजह से जो इस पूरे के पूरे 360 डिग्री में यानी कि 2 पाई में कहना चाहिए लाइन इंटीग्रल वहां पर बटेगा, वो पूरे 2 पाई में बटेगा। तो इस थीटा में जो आएगा वो मैं यूनिटरी मेथड से पता लगा लूंगा कि 2 पाई में बट रहा है इतना, तो थीटा में जाएगा कितना। तो मैं क्या करूं बताइए, ये एंगल जानना है। ये एंगल जानने के लिए मैंने यहां पर एक लाइन खींची, ये एक लाइन खींची। अब आप खुद देखिए, ये ए, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, समझ रहे हैं आप। और ये है ए और ये है √3a, तो आप खुद देखिए a और √3a। तो अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लगाऊंगा तो दिस अपॉन दिस करने पर तो ये 30 डिग्री आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 45 हो गया, ये 30 हो गया, तो कितना हो गया, 75 हो गया। अगर 75 हो गया तो ये 180 में से माइनस होकर कितना बचा, 105 डिग्री बचा। तो 180 में से 75 गया तो बचा 105 डिग्री। तो मैं काम करता हूं, मुझे पता लग गया कि थीटा की वैल्यू जो है वो 105 डिग्री है, जिसको मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूं। आप देख पा रहे हैं ये ए है, ये ए है, ये 45 है, सबको समझ में आ रहा है। ये ये माइनस का रूट, ये √3a है, हाँ, और ये a है। तो tan थीटा हो जाएगा दिस अपॉन दिस, यस, तो 1/√3 आएगा, तो 30 डिग्री है। बिल्कुल सही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो थीटा निकल के आ जाएगा 180 में से इन दोनों को माइनस करके 105 डिग्री। ठीक बात है। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि पाई में से
π/4 प्लस π/6 को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो नीचे 12 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 12 पाई माइनस ये हो जाएगा 3 पाई और ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई। तो जो मुझे आता दिखाई दे रहा है वो आता दिखाई दे रहा है 7 π/12। 12 में से 3 गया 9 और 2 और गया तो 7 π/12। अब मुझे बताइए पूरे 2 पाई से कितना गुजरेगा, म्यू नॉट आई एनक्लोज, आई एनक्लोज कितना है आई, भाई आई जाएगा ना, तो बताइए एक में से कितना जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। मेरे ख्याल से सबको बात समझ आ रही होगी। तो फिर ये कितना बोला उसने बोला 7 π/12। क्या बोला, 7 π/12 से कितना जाएगा, तो कुछ नहीं करना, अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 7 π/12 कर लेंगे तो काटी काटी तो ये आ जाएगा 7 म्यू नॉट आई बाय 24। ये आ जाएगा बच्चों। तो मुझे आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है 7 म्यू नॉट आई बाय 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, और ए आंसर दिखाई दे रहा है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दो मोती हैं, है ना, वो चार्ज है, उनका क्यू मास है m, और एक ऐसी नॉन कंडक्टिंग रिंग पे वो दोनों रखे हैं। ऑब्वियस सी बात है जब उनको छोड़ा गया होगा दोनों के दोनों रिपल्शन की वजह से डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन पर जाकर बैठ गए होंगे। कह रहा है कि एक को उसने ग्लू कर दिया है, चिपका दिया है हुप पर, हुप यानी कि सरकमफेरेंस पर, और दूसरा जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यही होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस तो यही है, बोल रहा है इसके अबाउट क्या कर रहा है, एसएचएम, स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर पूछ रहा है। कुल मिला के ये एक एसएचएम का सवाल है जिसमें आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम एक समझदार बच्चा क्या करेगा, मैं थोड़ा ऐसा इसको ले जा रहा हूं, काफी दूर ले गए सर आप इसको, मैं ले गया हूं दूर, वहां पर नहीं ले जाया गया, लेकिन आपको डायग्राम दिखाई दे जाए उसके लिए ऐसा किया है। इस डायग्राम को थोड़ा व्यवस्थित सा बना लेते हैं जिससे आपको बात पकड़ में आए। यस, कुछ ऐसी सिचुएशन है। अब आप इसको यहां ले गए तो आप देखिए इस लाइन के अलोंग उस पर फोर्स लगे, ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के अलोंग उस पर फोर्स लगने वाला है, और वो फोर्स ऐसा लगेगा उस पर। अब देखिए ऐसा फोर्स देख पा रहे हैं, अब ये सेंटर है। अब देखेंगे जरा सारे लोग ध्यान से, इसको यहां मिला दे, अब आपको ज्योमेट्री दिखाई दे रही होगी। ये यहां पर रखा हुआ क्यू, इस क्यू को जो कि अब यहां पहुंच चुका है, इस क्यू पर फोर्स लगा रहे हैं। लेटस से मैंने इसको कितने एंगल से घुमाया था, थीटा एंगल से। इस एंगल को मैंने मान लिया अल्फा, इस एंगल को भी मैंने, ये अल्फा क्यों हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अब वो कह रहा है भाई साहब ये क्यू और ये क्यू कितनी दूर है, मैंने कहा देखो यहां से मैं ऐसे मिला हूं तो ये हो जाएगा आर कॉस अल्फा, ये हो जाएगा आर कॉस अल्फा, फिर डिस्टेंस हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस इसको मैं स्मॉल आर लिख देता हूं, विच बिकम्स 2r cos अल्फा। क्या लिख दिया मैंने, 2r cos अल्फा। तो r cos अल्फा और r cos अल्फा का हो गया 2r cos अल्फा। तो q और q के बीच में ये डिस्टेंस हो गई। फोर्स तो तैयार है, तो फोर्स कितना लगा, फोर्स निकाल लेते, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, which becomes k q square upon इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। अब दिक्कत क्या है, मुझे फोर्स को येन केन प्रकारेण kx बनाना है ना, क्या बनाना है, kx बनाना है। मैं कैसे बनाऊंगा उसको kx बनाने के लिए एक तो मुझे इसे x बनाना पड़ेगा, ये x हो जाएगा, अभी तो ये डिस्टेंस छोटा होगा, ये r है, तो x को पिक्चर में लाने के लिए मुझे थीटा को पिक्चर में लाना है। लेकिन थीटा को पिक्चर में लाने के लिए आप सोच के देखिए मुझे किसी तरह अल्फा को हटाना पड़ेगा। तो मैं अल्फा और थीटा की रिलेशनशिप देखने गया। अब अल्फा और थीटा की रिलेशनशिप कुछ ऐसी है, अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने 10th क्लास में ये पढ़ा था। ये देखिए ये सेंटर पर सबटेंडेड एंगल है और ये सरकमफेरेंस पर, इन दोनों में जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है। अगर आर्क सेम ले ली जाए, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तो अगर ये थीटा है ये अल्फा है तो क्लियरली बता दूं जो अल्फा होगा वो θ/2 होगा। पहली बात तो ये है ज्योमेट्री से जो मुझे पता लग रहा है। दूसरी बात ये है कि चलिए वो रख लेंगे, लेकिन एक बात बताइए इसे वापस लाने वाला फोर्स कौन होगा, ये तो नहीं होगा, इसका एक कंपोनेंट होगा।
उसका कंपोनेंट एक बार निकालते हैं, इसका कंपोनेंट देखते हैं कैसा होगा। तो इसका जो कंपोनेंट इसे वापस लाने वाला होगा, उसके लिए मैं इस वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं आपको समझाने के। ये लाइन देख रहे हैं आप? तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाने वाले हैं। एक कंपोनेंट होने वाला है इस लाइन के अलोंग, डायग्राम को थोड़ा और, जी हाँ बेटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये है वो हमारा भाई जो हमें वापस लेके आना चाहता है, जिसे मैं रिस्टोरिंग फोर्स बोलूंगा। अब देखो, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो ये होने वाला है एफ कॉस थीटा। ये मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन वापस लाने वाला कौन है? एफ साइन थीटा। तो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स जो होने वाला है वो होने वाला है एफ रिस्टोरिंग। अगर मैं लिखूं तो मेरा जो एफ रिस्टोरिंग होगा वो होगा एफ साइन थीटा, जो कि इवेंचुअली बराबर होगा के क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, एक बार देख लेते हैं ये थीटा एंगल सही बनाया क्या? नहीं नहीं, ये थीटा एंगल नहीं होगा, सॉरी, ये एंगल होगा, यहां से देखेंगे ज्योमेट्री से तो ये लाइन यहां जा रही है, ये लाइन यहां जा रही है, तो ये अल्फा है, सॉरी ये अल्फा है, तो ये अल्फा अल्फा आ जाएगा। तो यहां पर आएगा एफ के क्यू स्क्वायर, अल्फा है वो अल्फा, एफ साइन अल्फा के क्यू स्क्वायर साइन अल्फा और 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो जाएगा हमारा एफ रिस्टोर। मेरे ख्याल से सबको समझ आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, जो फोर्स इस पे लगा था उसके दो कंपोनेंट कर लिए। जो कंपोनेंट इधर लगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री से देखेंगे तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अल्फा है ना कि थीटा है, तो ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इतनी बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। अब इस जगह पर मैं अल्फा की जगह रखने वाला हूं थीटा बाय 2। तो मैंने लगाया के क्यू स्क्वायर, साइन थीटा आया था उसकी जगह मैंने अल्फा बाय 2 रख दिया, और नीचे आया था 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। या सॉरी, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा अल्फा और थीटा में बड़ा कंफ्यूजन, थीटा बाय 2। अब क्या करेंगे? अब एक काम करेंगे कि यहां पर जो हमारा ये थीटा बाय 2 है, और अब हमेशा एसएचएम में जो करते हैं, थीटा को क्या रख देंगे बच्चों? वेरी स्मॉल। साइन थीटा बाय 2 क्या बन जाएगा? नियरली थीटा बाय 2। कॉस थीटा बाय 2 क्या बन जाएगा? नियरली 1। तो यहां पर पुट करेंगे तो आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अब यहां पर हम एसएचएम में हमेशा से यही तो करते थे, तो हमने एसएचएम में किया एफ रिस्टोरिंग बराबर के क्यू स्क्वायर, साइन थीटा बाय 2 की जगह बच्चों आ जाएगा थीटा बाय 2, और 4r स्क्वायर रहेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 की जगह कॉस थीटा बाय 2 नियरली 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो ये मेरा एफ रिस्टोरिंग आने लगेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 8r स्क्वायर, आपको दिखाई दे रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाय थीटा। अब थीटा का क्या करें? थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो क्या करेंगे? एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क कितना है आप देखो, थीटा में आर्क कितना है? x, और रेडियस कितना है? r। आ गया ना x, यहां पर x अपॉन r कर देंगे तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 8r क्यूब x, और ये हो गया हमारा f। अब f को मैं फटाक से लिख देता हूं ma। क्यों लिख देता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किस तरफ बढ़ना है, मुझे टाइम पीरियड निकालना है। m को मैं नीचे भेज दूंगा, तो मेरा जो a आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन m 8mr स्क्वायर x। और आप जानते हो कि ये अभी वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसा बनेगा, a बराबर माइनस का, इसको भी खोल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करो 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई और x, और माइनस क्यू लगा दिया क्योंकि मुझे पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स हमारा जो x है उस x के ऑपोजिट फोर्स पैदा करेगा, ऑपोजिट आएगा एक्सीलरेशन, तो ये माइनस आ जाएगा। और यही तो बीच वाला ड्रामा बनता है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई, देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 32 इसी में है केवल, पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम। एग्जैक्टली ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, एक ये आर मैंने मिस कर दिया शायद, यहाँ पर एक आर, यहाँ पर एक्स अपॉन आर का एक आर था, तो ये आर क्यूब हो जाएगा, तो ये आर क्यूब एम। तो ये हमारा आंसर हो गया कौन सा? बी। तो थर्ड क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको समझ आया होगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन एक मैकेनिक्स का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग जनरली, मैं तो कहूंगा ये सवाल नीट वाले बच्चे भी कर लेते हैं। तो एक आसान सवाल दिया हुआ है, ब्लॉक ऑफ मास दिया हुआ है 5 kg और x डायरेक्शन के लॉन्ग उसे जाना है, फोर्स लग रहा है माइनस का 20x। तो इसी को उठा लो बस,
माइनस का 20x प्लस 10। अच्छा, मैथ्स वाला बच्चा तो फंक्शन देखते ही खुश हो जाता है, उसे कैलकुलस लगाने मिलती है। तो विद द वैल्यू ऑफ x इन मीटर एट टाइम t इक्वल टू 0 इट इज एट रेस्ट। तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 हो गई और पोजीशन x इक्वल टू 1 हो गई। ये लिमिट रखने के काम आएगा ये सब मसाला। द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ब्लॉक एट t इक्वल टू π/4। वेलोसिटी हमें नहीं पता और पोजीशन हमें नहीं पता। बहुत सिंपल है, इसको ma लिख देंगे तो a बराबर आ जाएगा 5a हो जाएगा। देखिए 5 kg है, माइनस का 20x प्लस 10, 5 उधर चला जाएगा तो a आ जाएगा माइनस का 4x प्लस 2। अब a से, अब ये बात सबको काइनेमेटिक्स में पढ़ाई जाती है कि जब भी एक्सीलरेशन का फंक्शन डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में हो तो उसे dv बाई dt नहीं लिखना है, उसे v dv बाई dx लिखना है। क्या लिखना है? v dv बाई dx। तो लिख देंगे माइनस का 4x प्लस 2 लिख देंगे और फिर v dv। बस अब आगे तो बहुत आसान काम है। तो v dv आपका आ जाएगा माइनस का 4x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई dx। और ये हम माहौल बनाकर अब इसमें लिमिट रख दो। x जब 1 था तब वेलोसिटी 0 थी, x जब कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो यहां से v और x का फंक्शन सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन करके। हाँ जी, तो यहां से v और x का एक फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और कहां से कहां तक, 0 से लेकर v तक। और यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस के 4x प्लस 2 को, तो माइनस के 4x का हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x कर देंगे और इसे हम लिमिट रख देंगे कहां से, 1 से x तक। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और ये x को यहां रख देंगे तो 2 से काट देंगे, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 2x और माइनस का, एक काम करते हैं, प्लस का 2x आएगा। एक बार x रखेंगे तो यही आएगा और फिर उसमें से माइनस करेंगे तो 1 रखेंगे इस पूरे में तो आएगा माइनस का 2 प्लस का 2, ये तो 0 0 हो जाएगा भाई, प्लस माइनस का 2 प्लस का 2 तो 0 0 हो जाएगा, काटी काटी हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x। तो यहां से जो v की वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आपका v आ जाएगा। तो v का फंक्शन आ चुका है। पूछा क्या उसने? द पोजीशन ऑफ द t की टर्म्स में पूछ रहा है। हाँ, अब t की टर्म्स में पूछने के लिए तो v को आपको क्या रखना पड़ेगा, dx बाई dt रखना पड़ेगा और यहाँ से 2 अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर फंक्शन बनेगा dx अपॉन 2 अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर और dt को सामने ले जाएंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। अब सुनिए, उसने बोला कि टाइम t इक्वल टू 0 पर, अब देखो टाइम t इक्वल टू 0 पर x 1 था, टाइम t जब t होगा जाएगा तब x कितना होगा, x और t की रिलेशनशिप बनाएंगे। अब ये इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स वाला बनेगा कुछ, तो ये मैथ्स वाले लोग जानते हैं, यहाँ से x और t की रिलेशनशिप आ जाएगी और इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन में नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारा वक्त जाएगा। इसका आंसर आएगा c। वैल्यूज जो फंक्शन बनेंगे उसमें आप वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आपका आंसर c आ जाएगा। आपको बेसिक मेथड समझ में आ गया? ये बेसिक कैलकुलस का सवाल था। फोर्स से एक्सीलरेशन पे जाना है, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी और x का फंक्शन बनाना है। ये इसमें बस ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो काम बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एग्जैक्टली ऐसा एक सवाल आपको PYQ में दिख जाएगा, जिसमें अक्सर ऐसा होता है कि फोर्स जो है वो बोर्स मॉडल में, जैसे जनरली बोर्स मॉडल में जो फोर्स दिया जाता है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहां पर फोर्स क्या दे दिया उसने, फोर्स दे दिया माइनस का KR। मैं इसको देखते ही सबसे पहला काम जो मुझे, जब भी ऐसा कोई फंक्शन F बराबर माइनस के एक्स टाइप का, मैं सबसे पहले यहां से पोटेंशियल एनर्जी हाफ KR स्क्वायर लिखना पसंद करूंगा, हाफ KX स्क्वायर लिखना पसंद करूंगा। ये बात तो हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि मुझे नीचे एनर्जी की टर्म दिखाई दे रही है। दूसरी बात मैं ये लिखना पसंद करता हूं कि जो माइनस KR है आपका KR, वो mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा, क्योंकि आज ये जो KR लगेगा रेडियली इनवर्ड, यही प्रोवाइड करेगा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। और जिस बच्चे ने ये बात पकड़ ली वो ये पूरा सवाल कर ले जाएगा, क्योंकि यहां से KR स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी mv स्क्वायर, और मजे की बात है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आ जाएगी हाफ mv स्क्वायर, और mv स्क्वायर की वैल्यू अगर KR स्क्वायर है तो वो भी आ गया हाफ KR स्क्वायर। तो आप देखो कितनी फटाफट, जरा देर में आपको इतने कंक्लूजन मिल जाएंगे। जिस बच्चे ने ऐसा कोई सवाल किया होगा वो तुरंत समझता है कि सबसे पहला काम करना है फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख के एक रिलेशनशिप बनाना। सो हमने बना ली। अब मजे की बात क्या है वो सुनो। वो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी KR स्क्वायर बाई 2 उसने लिख रखी है, वैसे मैंने देखी नहीं, लेकिन वो हम वैसे भी सोच सकते थे स्प्रिंग वाले मेथड से, हाफ F बराबर माइनस KX की पोटेंशियल एनर्जी से।
बाकी उसने बोला कि L बराबर NH के बराबर है। NH में H कौन है, वो H हैश बोलते हैं उसको, H हैश या H डैश, वो जो H हैश है वो H अपॉन 2 पाई के बराबर है। कुल मिला के आप नीचे सारे आंसर देखो, वो सारे के सारे H हैश के टर्म्स में। तो अभी मेरा सजेशन ये है कि आप सबसे पहले सारे ऑप्शन से, क्योंकि आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मल्टीपल करेक्ट है शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 तक ये है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 से आपके मल्टीपल करेक्ट चालू हो गए, तो मोर देन वन आंसर हो सकते हैं। तो क्या करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन आर स्क्वायर निकालने की कोशिश करें। और देखो इसमें एक चीज समझ लो, उसने पहले ही बोल दिया एल जो है यानी कि जो एमवीआर है आपका, जो आपका एमवीआर है वो पहले ही एनएच के बराबर है। अब क्या क्या हमें जानना है वो देखो। सबसे पहले आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब के आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर के बराबर है, ये तो हमने पहले ही निकाल रखा है, तो आइए उठाते हैं। के आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर के बराबर है। अब मुझे एक बात बताइए, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो एम वी आर की टर्म से ही निकलेगी। तो एक काम करते हैं जरा, यहां से आप मुझे बताइए दोनों तरफ एम एम की मल्टीप्लाई कीजिए, तो एम के आर स्क्वायर हो जाएगा एम वी का होल स्क्वायर, और यहां से जो मेरी एम वी की वैल्यू आ रही है, जो क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल से एम वी की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है एन एच अपॉन एन एच हैश अपॉन आर। इसको उठा के मैं यहां रख देता हूं, जिससे मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकूं। तो एम के आर स्क्वायर बराबर एम वी की जगह रख देते हैं एन एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब यहां से आपको आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। हालांकि आर स्क्वायर में चलो देखते हैं क्या आ रही है। तो एम के आर की पावर तो मुझे आता दिखाई दे रहा है 4, यहां से आ जाएगा, और ये आ जाएगा एन एच का होल स्क्वायर, एम के नीचे आ जाएगा, यस। तो यहां से आर की पावर 4 आ जाएगा कितना, एन एच का होल स्क्वायर अपॉन एम के। दोनों तरफ एक बार अंडर रूट कर देंगे तो आर स्क्वायर बराबर एन एच अपॉन रूट एम के। देखिए ऐसी ही एक वैल्यू उसने दी हुई है, आर स्क्वायर बराबर एन एच अपॉन रूट एम के। तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन। अब आपको किसको चेक करना है, वी स्क्वायर को, और वो भी एन एच और एम और के की टर्म्स में। तो आपने किसको हटा देना है, किसी तरह से आर को हटा देना। तो कुछ नहीं करना, आप एक काम कीजिए, यहाँ से आर की वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है, यहाँ से आर की वैल्यू आ रही है एन एच अपॉन एम वी, यहाँ रख दीजिए जरा, एन एच अपॉन एम वी का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, और ये एन एच आ गया और रूट एम के आ गया। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, हमें वी स्क्वायर निकालना है, वी स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। तो आप देखिए वी स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा, और आप देखिए NH और NH कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के ऊपर एक NH बचेगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ऊपर मुझे रूट एम के आता दिखाई दे रहा है, देखिए, और नीचे मुझे एम स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और सामने कौन दिखाई दे रहा है, वी स्क्वायर। हाँ जी, तो जो मुझे दिखाई दे रहा है ये आधे से इसकी पावर कट जाएगी। अब देखते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, सॉरी, के अपॉन एम क्यूब दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, के अपॉन एम क्यूब। तो मैं जब के अपॉन एम क्यूब करूंगा तो एन एच अपॉन के अपॉन एम क्यूब, देखें जरा एक बार बन रहा है क्या, हाँ बन तो रहा है, लेकिन एम क्यूब बन रहा है, ऊपर रूट एम के है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर एन एच अपॉन एम के तो करेक्ट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, आर स्क्वायर में आर की वैल्यू पुट कर दी वी की टर्म्स में, तो एम वी बराबर हमारा आया था एन एच अपॉन आर। तो यहां से आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी एन एच अपॉन एम वी, वो हमने यहाँ रख दी, स्क्वायर कर दिया, एन एच अपॉन रूट एम के आ गया। अब यहाँ से एक बार और इस वाले स्टेप को एक बार और रख के देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ कर दी है लगता है हमने। इसको लिखते हैं एन स्क्वायर एच हैश स्क्वायर, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एन एच से कट जाएगा, तो एन एच हैश हो जाएगा, और नीचे आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और यहां आएगा 1 अपॉन रूट एम के। जी हाँ, 1 अपॉन रूट एम के। तो अभी वी स्क्वायर आ चुका है, यस। तो ये वी स्क्वायर, तो मुझे तो ये कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, के अंदर रूट एम क्यूब है, हाँ ठीक ठीक ठीक, बन गया था पावर 3/2 बन जाएगी, यस। तो यहाँ पर वी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, वी स्क्वायर क्या आता दिखाई दे रहा है, देखिए ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा एन एच रूट एम के अपॉन एम स्क्वायर। तो इट विल बिकम एन एच रूट के अपॉन एम की पावर 3/2, तो इट विल बिकम एन एच के अपॉन एम क्यूब की पावर 1/2।
तो NH K/m³ की पावर 1/2 ये आंसर आता है, बिल्कुल करेक्ट है। अब कह रहा है L/m² की वैल्यू निकालो, किसकी? ये सवाल बड़ा अच्छा है, देखिए L/m², पहले L/mr² कह रहा है करने के लिए, L/mr²। अब L है कौन? L/mr² अगर करने को कह रहा है तो L है कौन? L है mvr/mr²। तो m से m काट देंगे, एक r से एक r काट देंगे, तो कुल मिला के v/r करने के लिए कह रहा है, सही बात। अब v/r जब करेंगे तो आप देखिए यहां से v/r की वैल्यू क्या आ रही है, ये तो vr की है। तो एक काम करते हैं v/r, अच्छा हमें आंसर चाहिए किसमें, आप नोटिस कीजिए वो मांग किस में रहा है, वो आपसे आंसर मांग रहा है वही k और m की टर्म्स में। तो L/mr² जब आप करने गए तो L की जगह mvr रखा, mr² सॉल्व किया, कट गया, तो v/r पूछ रहा है। एक काम करते हैं v और r में, आप एक काम करो, हमें किसी को एलिमिनेट कर लेना चाहिए, रुकिए जरा, उल्टा चलते हैं, L की जगह रख देते हैं NH क्योंकि ये हमें चाहिए, और लिख देते हैं mr²। अब एक बात बताइए, NH/mr² में r² की वैल्यू पुट कर देते हैं तो v नहीं आएगा और काम हो जाएगा। r² देखिए क्या था, NH/√mk था, वो लिखा है, तो NH/√mk कर देंगे, NH से NH कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा तो आ जाएगा √k/m। देखिए जरा यही दिया है क्या उसने, √k/m दिया है, करेक्ट आंसर है, सी भी करेक्ट है। अब आखिरी में उसने पूछा E। अब E कौन है, उसने E इज दी टोटल एनर्जी, E इज दी टोटल एनर्जी। अब मुझे बताओ टोटल एनर्जी होगी कितनी? अब टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मजे की बात है, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है और काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाल ली थी हाफ kr², क्योंकि मैंने प्रूफ कर लिया था पहले ही शुरुआत में ही कि काइनेटिक एनर्जी भी हाफ kr² है और ये भी हाफ kr², तो दोनों को निकाल देंगे तो हो जाएगा kr², और kr² में r² की वैल्यू रख देंगे, वो हमने अभी भी रखी थी r² की वैल्यू, वो आई थी NH/√mk, आई थी ना, तो NH/√mk थी, वो हमने यहाँ पर रख दी। तो देखिए सॉल्व करके ये भी शायद करेक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा √k से इसको काट देंगे तो इट विल बिकम NH√k/m, NH#√k, ये नहीं हुआ, देखिए ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, इसका आंसर हो गया A, B, C। कुल मिलाकर वैल्यू पुट करने का सवाल था, मैथमेटिकल इक्वेशंस को थोड़ा सा आगे पीछे करना था और काम बन जाता। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सुंदर। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक कंपोजिट रोप्स का सवाल है, जिस बच्चे ने एडवांस की अच्छे से तैयारी की होगी और जब ये सब पढ़ा होगा तो कंपोजिट रोप जरूर पढ़ाई जाती है, और आप जानते हैं यहाँ पर इसके फिक्स्ड एंड्स है तो यहाँ पर नोड बनने वाले हैं। अब सवाल क्या है, आइए उन पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर नोड्स बनने वाले हैं, वो कह रहा है 2 यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स ऑफ मास पर यूनिट म्यू और 4 म्यू दिया हुआ, लेंथ दी हुई है, आर टाइड एट 2 फिक्स्ड एंड्स एज शोन इन। बड़ा ट्रेडिशनल सवाल है, दोनों में आपको एक ही काम करना होता है, आपको पता है, आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। चलिए, द स्ट्रिंग्स आर अंडर यूनिफॉर्म टेंशन T, पूरे में टेंशन T बराबर है। इफ वी डिफाइन द फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ये है 1/12√T/μ। आप पहचान रहे हैं 1/12√T/μ कौन है, ये V/12 है, और ये इस वाले की, पहले वाले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। कौन सा करेक्ट है, तो विद द नोड एट O पर अगर नोड बना, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, किस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर, तो सबसे पहला काम जो मैं करना पसंद करूंगा वो ये करूंगा कि जो ये वाला आपका हिस्सा है इस हिस्से के लिए, और ये वाला जो आपका हिस्सा है इस हिस्से के लिए, दोनों के लिए राजा बेटा मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। नोड एट O कह रहा है तो मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूं V/12 से, तो ये हुआ 1/12 और V हो जाएगा √T/μ, सही बात है। इसको मैं लिख देता हूं ν1 वाले के इस साइड का हिस्सा है, और ν2 जो है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/12, और L की जगह लेना पड़ेगा 12, और √T/μ में राजा बेटा हम लेंगे √T/μ, म्यू ले लेंगे हम 4 म्यू। अगर आप ध्यान से देखो तो 1/12 अलग हो जाएगा, तो अगर आप देखो तो यहां से 4 से ये बाहर आ जाएगा, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये आ रहा है ν1/4। देखिए जरा एक बार, उसकी पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है जिस पर ये वाइब्रेट करेगा, और यहां पर नोड आएगा दोनों में, वो आ रहा है ν1/4। यानी कि अगर इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एग्जांपल से समझा रहा हूं, 400 है तो इसकी 100 है, ये 100 पे वाइब्रेट करेगा, एक लूप बनाकर ये 400 पे वाइब्रेट करेगा, ये बात समझने की है। अब क्या कह रहा है,
विद द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन और कंपोजिट। देखिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो ऐसे आएगी, मैं बता देता हूं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो इसे देख के करनी पड़ेगी क्योंकि ये बड़ी है भाई। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी को देखो, इसकी सबसे छोटी ही 400 है और इसकी सबसे छोटी 100 है। और आप जानिए कि अगर यहां पर आप नोड लेकर आ रहे हैं तो नोड लेके आने का मतलब है बोथ हैंड्स फिक्स्ड वाला इसमें भी लगेगा और बोथ हैंड्स फिक्स्ड वाला इसमें भी लगेगा। और इसके बोथ हैंड्स फिक्स्ड वाले की फ्रीक्वेंसी मैंने मान ली कितनी, 400, और इसकी कितनी मान ली, 100। एग्जांपल से समझ लिए। और मैंने अगर 400 दे दी तो ये तो अपने फंडामेंटल में वाइब्रेट करेगा, लेकिन ये इसका जो है फोर्थ हार्मोनिक आ जाएगा और ये भी वाइब्रेट करेगा। तो यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है, उससे कम मिनिमम है, क्योंकि उससे कम में तो ये राजी नहीं होगा। अब क्या बोला, विद एन एंटी नोड एट ओ, बहुत सुंदर। अब जैसे ही आप एंटी नोड पर जाते हो तो मैं कहता हूं एंटी नोड में V/4L वाला फंडा लगाएंगे। हालांकि 4 लेने से कुछ होगा नहीं, न्यू1 जो है वो 1/4L √T/μ आएगा, और आप समझिए जो न्यू2 आएगा दूसरे वाले का वो 1/4L, L में लेंगे हम 2L और √T/μ करेंगे तो म्यू आ जाएगा 4μ। बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी न्यू1/4, ये फिर 4 गुना कम हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है, with an antinode at O the minimum frequency of vibration of the composite string is 2 nu naught। अब सुनिए 2 nu naught का क्या मतलब है, पहले तो आप समझिए। अच्छा, न्यू नॉट जो दिया था ये कौन है उसका, ये न्यू नॉट का आधा है। न्यू नॉट जो दिया था उसका आधा आ गया ना। ये न्यू नॉट कितना दिया था, 1/2L वाला दिया हुआ है सवाल में। तो अब आप समझिए ये न्यू नॉट बाई 2, और ये उसका भी 1/4 है तो उसका 1/8 हो जाएगा, उसका भी 1/4 तो ये हो जाएगा। अब अगर आप उसे 2 न्यू नॉट देते भी हैं तो आप सोच के देखिए। पहली बात तो देखिए, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। जो मुझे हालात दिखाई दे रहे हैं, हालात कुछ ऐसे हैं कि आप इस पूरी स्ट्रिंग को एक ही फ्रीक्वेंसी देने की सोच रहे हैं। अब आप सोचिए अगर आपने उसको 2 न्यू नॉट दे भी दिया तो वो 2 न्यू नॉट, पहली बात तो इसका कोई भी हार्मोनिक नहीं है जब आप बीच में एंटी नोट चाहते हैं। ये मैं वन एंड ओपन की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसका अगला हार्मोनिक 3rd होगा, उससे अगला 5th होगा, उससे अगला 7th होगा। तो 2 न्यू नॉट तो इसकी टेबल में, इसके पहाड़े में आता ही नहीं है और इसके पहाड़े में भी नहीं आता है। तो वो जो कह रहा है 2 न्यू नॉट है, पहली बात तो 2 न्यू नॉट इन दोनों के लिए हार्मोनिक ही नहीं है, आप समझिए। और अगर वो कहता है कि सबसे छोटा है तो वो तो और बड़ी बकवास है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट हो गया। अब सी क्या कहता है, व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विद नोड एट ओ इट हैज 6 नोड्स। अब वापस आ गया पहले ऑप्शन पर। पहले ऑप्शन में जो बोल रहा था मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैंने बताया न्यू नॉट से कम मत देना, क्योंकि ये नाराज हो जाएगा, क्योंकि यही तो है न्यू नॉट। बोले भाई साहब न्यू नॉट तो दो कम से कम, ये न्यू नॉट है और ये न्यू नॉट बाय 4 है। कहते भाई साहब मैं अपने चौथे हार्मोनिक में नच लूंगा और मैं अपने फंडामेंटल में नच लूंगा। तो कह रहा है तो वही मिनिमम है। और उस सिचुएशन में हालात क्या होंगे वो मैं बना के दिखा रहा हूं। वो कुछ ऐसे हालात होंगे, पहले वाला ऐसा कुछ कर रहा होगा और दूसरे वाला ऐसा 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 और ऐसा कुछ कर रहा होगा। आपको बात समझ आ रही है? तो आप देखिए नोड 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 1 2 3 4 5 6, यस सही कह रहा है। 6 नोड होंगे इंक्लूडिंग द एंड नोड्स। एंड नोड्स को अगर इंक्लूड कर ले तो 6 नोड्स होंगे। तो पहला और ए और सी सही हो गया। और फिर क्या कह रहा है, नो वाइब्रेशनल मोड विद एन एंटीनोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर द कंपोजिट स्ट्रिंग। यही बात तो मैं समझाना चाह रहा हूं। क्यों नहीं है, क्योंकि अगला कौन होगा, तीसरा। आप ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी सोच ही नहीं सकते जो इन दोनों की ऑड मल्टीपल हो और बराबर हो। कर लो सर, मैं इसका चौथा ले लूंगा, इसका चौथा ले लूंगा, इसका तीसरा ले लूंगा। अरे बुड़बक, इसका आप देखिए, इसका जो दूसरा हार्मोनिक आने वाला है, मतलब तीसरा हार्मोनिक आएगा, वो 3rd हार्मोनिक होगा 3 गुना। ये दोनों का कभी वो बराबर ही नहीं हो पाएगा ना। आप सोचो ऐसा कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो इसकी भी ऑड मल्टीपल हो और इसकी भी ऑड मल्टीपल हो। हाँ, आप ये कर सकते हैं, इसका ऑड मल्टीपल 3 5 7 में से कोई एक ले लिया, इसमें से कोई ले लिया, लेकिन इन दोनों का ऑड मल्टीपल हो और वो कॉमन हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो ये वाला आंसर है, वो ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल है बहुत, ये ACD इसका करेक्ट आंसर है। सेवेंथ क्वेश्चन एनसीईआरटी का आखिरी सवाल अगर आप देखेंगे, अब तो हटा दिया एडिशनल एक्सरसाइज से, लेकिन ये बड़ा पौराणिक सवाल है और बहुत पहले से आ रहा है, आपको पता है। 1/x इक्विवेलेंट लगता है इसमें 2/FL। यहाँ पर 2 लेंस है, एक लेंस ये वाटर से बनेगा और एक लेंस ये नीचे वाला बनेगा। तो 2/FL प्लस 2/FL माइनस 1/FM। ये बात आपको पता होगी। ये इक्विवेलेंट या नेट फोकल लेंथ निकालने का फंडा है।
ये हम लगाते हैं। हालांकि इसको बेसिक से भी ले जा सकते हैं, ये एल है, एल एल ई नहीं है, एल। इसको बेसिक से भी ले जा सकते हैं तो बेसिक से भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये जो सवाल एनसीईआरटी में भी दिया गया ये इसी पर बेस्ड कि भैया यहाँ सवाल क्या कह रहा है कि भैया ये लिक्विड भरा है, ये नीचे एक लेंस है, नीचे ये मिरर है। एक्चुअली मिरर है तो उसको ऐसे बना के देना चाहिए था। ये लेंस है, ऊपर लिक्विड भरा है, तो वो कहता है कि भैया यहां से जो लाइट चलेगी वो वापस उसकी इमेज यहीं पर बन जाएगी। तो आप समझिए उसका बहुत बेसिक फंडा है कि लाइट इसी रास्ते से लौट जाए। और बेसिकली जब आखिरी में मिरर है तो इमेज इसी तरफ बनाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि लाइट वापस भेजेगा, तो हम इसे मिरर की तरह ट्रीट करेंगे। और मिरर का बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि जब आप मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलते हो तभी आप वापस आते हो, यानी कि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर होना पड़ेगा। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। और सेंटर ऑफ कर्वेचर होना पड़ेगा तो उसके लिए जो उसने हाइट दी है आपकी, ये हाइट इस सवाल में कितनी दी है, h। देखिए लिखा है इसमें OT। ये हाइट जो है h, इसको 2f इक्विवेलेंट के बराबर होना पड़ेगा। अगर ये h 2f इक्विवेलेंट के बराबर है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, तो हम ये मान लेंगे कि इस कंपोजिट मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट या ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली थी, लाइट लौट कर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वापस जाएगी और इमेज वापस वहीं बन जाएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसने सवाल में क्या कहा, O से लाइट चली या O से जो है O पे ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज उसकी वहीं पर बनी। इसका मतलब है लाइट वहां से चली होगी और वापस आई होगी। इसका मतलब जिस मिरर से टकरा के आई है उस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये रखा है। तो आइए इस मिरर का क्या निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं। आइए यहीं कहीं चटका देते हैं इसको। तो 1/f इक्विवेलेंट में लिख रहा हूं 2/fl, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। अब जरा देखिए पहले वाला लेंस कौन सा है। पहला लेंस मैं यहां बना रहा हूं, ऐसा है। देखिए पहला लेंस ऐसा प्लेनो कॉन्केव है ना। यहां पर आप देखिए R1 आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, R2 जो है आपका इस तरफ आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, लाइट ऐसे जा रही है तो क्या आएगा +9 ना। हाँ, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर आएगा, इधर आएगा, तो +9 आएगा। 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसका कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस। उसके बाद यहां बाहर, हाँ यहां पर म्यू कितना दिया गया है, म्यू दिया गया है लिक्विड का n दिया गया है, n ले लेंगे। तो आइए लिखते हैं 2 टाइम्स 1/f हो जाता है μr -1 1/r1 -1/r2। ये हो गया हमारा पहले वाला। आइए दूसरा 2, फिर से μr -1। अब जो दूसरा लेंस है वो ये है। इस दूसरे लेंस की खास बात क्या है ये देखते हैं। ये बेसिकली प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा है। ऐसा है बच्चों। अब देखो R2 इसका क्या हो गया, इनफाइनाइट। R1 क्या हो गया इसका +9, इधर है ना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और μr जो यहाँ पर हम लेंगे या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेंगे वो हमें दिया गया है 1.6। कितना, कुछ बच्चे इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके साथ लेने लगते हैं। मैंने पहले भी समझाया है, जब हम यहाँ सुपर पोजिशन कर रहे होते हैं तो जो भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं वो बाहर वाले के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो μr जो लेंगे वो लेंगे 1.6 -1 और 1/r1 हो जाएगा 1/9 -1/इनफाइनाइट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये आ गया। इसके बाद माइनस का 1/fm है। अब इस माइनस के 1/fm का मैं आपको बताऊं, ये मिरर के बारे में कह रहा है। किसके बारे में, मिरर के बारे में। मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाता हूं जिससे कि थोड़ी जगह बन जाए। मिरर के बारे में कह रहा है तो माइनस का 1/fm। फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। कुल मिला के इसे सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्विवेलेंट राजा बेटा जो मुझे आता दिखाई दे रहा है वो आता दिखाई दे रहा है 2 टाइम्स n -1/-9 प्लस 2 टाइम्स 0.6/9। यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके जो है हमारा f इक्विवेलेंट यहां से निकल आए। अब f इक्विवेलेंट जो आ रहा है उसको भी एक बार सा बना लेते हैं। तो माइनस का 2/9, तो यहाँ से 2/9 पूरा ही कॉमन आ गया, तो 1/f इक्विवेलेंट क्या आ गया, 2/9 कॉमन आ गया। तो ये हो गया 1 माइनस ऊपर जाएगा 1 - n और प्लस का 0.6
तो इट विल बिकम 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/9 1.6 माइनस n। ठीक बात। तो यहां से f इक्विवेलेंट आ जाएगा 9/2 1.6 माइनस n, ये आ जाएगा f। अब वो क्या कह रहा है, इस f इक्विवेलेंट को किसके इसका डबल करेंगे तो 2f लिख दो आप। सीधा एक काम करो, आप एक काम करो, जो 2f है वो h के बराबर होना चाहिए, इसकी जगह हम h रख देंगे तो h बराबर आ जाएगा 9/1.6 माइनस n। ये h और n की रिलेशनशिप आ गई। अब आप देखो उसने जो ऑप्शंस दिए ना, बड़े प्यारे ऑप्शंस दे रखे हैं उसने h और n की वैल्यूज दे रखी है। अब समझदार बच्चा क्या करेगा, ये h और n की वैल्यूज वहां पुट कर करके देखेगा, जो वैल्यू जो सेट ऑफ एच एन इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर देगा वो करेक्ट है, और जो नहीं कर पाएगा वो इनकरेक्ट है। तो जो इसका आंसर आ रहा है पुट कर करके वो आ रहा है बी। क्या आंसर आ रहा है बी। बेटा मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूं, लेकिन आप देखिए रात के 11:30 बजे हुए हैं, दिन भर मेहनत करने के बाद आप लोगों को सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए और बी यहां पर आ जाएगा, ए और बी यहां पर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप यहां पर क्या करेंगे, इसमें पुट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए और बी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे लगता है पेपर 1 का सबसे आसान सवाल था। इससे आसान सवाल कुछ नहीं था, एक लाइन में हो जाने वाला सवाल है। आइए देखते हैं। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ, देखिए उसने कुछ नहीं किया, स्पेसिफिक हीट किस में दे दी, केटी में दे दी, टी का फंक्शंस बता दिया, और उसने बोला कि इफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 kg, मास कितना दे दिया राजा बेटा 1 दे दिया, और टेम्परेचर -73 से 27 तक इज n के द वैल्यू ऑफ n इज। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, आप एक काम कीजिए, आप एक बात जानते हैं dq बराबर होता है mc dt होता है, तो बस खत्म हो गया। तो dq बराबर हो गया, m की जगह 1 आ गया, c की जगह kt आ गया, मल्टीप्लाइड बाय dt आ गया। मजे की बात क्या है, उसने जो t दिया है kt में वो किस में दिया है, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ध्यान रखना जो भी लिमिट रखी जाएगी केल्विन में रखी जाएगी, बस इतनी ध्यान देने वाली बात है। तो dq बराबर हो जाएगा के टी dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, k तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, k की वैल्यू दी है उसने नहीं दी है, n के k की टर्म्स में आंसर दिया है, तो मजा ही आ गया बस। अब t कहां से कहां तक, -73 से, तो -73 में जैसे ही आप 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 200 केल्विन हो जाएगा। कहां तक 27 तक, और 27 कितना हो जाता है 300 हो जाता है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो dq का इंटीग्रेशन करके q आ जाएगा, k बाहर है, t²/2 आ जाएगा, कहां से कहां तक 200 से लेके 300 तक। तो सॉल्व करके आ जाएगा k/2, ये आ जाएगा 300 का स्क्वायर, तो 1 2 3 4 माइनस 200 का स्क्वायर 1 2 3 4, तो 90,000 में से 40,000 को माइनस 50,000/2, तो 25,000 के आपका आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 25,000। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे। हाँ जी, तो ये सिंपल, जिसको बेसिक पता है, बेसिक इंटीग्रेशन के लॉजिक्स क्लियर है, वो कर लेते हैं। अब एक सवाल ये आया है क्वेश्चन नंबर 9। इस सवाल में एक बहुत प्यारी बात बोली है, उसने बोला है कि एक मोटर लगा दी है। क्या लगा दी है, एक मोटर। कह रहा है डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर, ये दिखाई दे रही है, इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, इसके अबाउट फ्री टू रोटेट है, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। अब बैटरी ऑपरेटेड मोटर ऑफ नेग्लिजिबल मास इज फिक्स्ड टू दिस डिस्क, फिक्स, इस लाइन को मैं यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं, यानी कि मोटर अगर कल को चलेगी, मोटर को बिजली मिलेगी, लेकिन वो मोटर का टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम से रिजिडली फिक्स्ड है एट अ पॉइंट ऑन इट्स, यहां कहीं सरकमफेरेंस पे लगी हुई है। अनदर डिस्क ऑफ द सेम मास m एंड रेडियस r इज फिक्स्ड टू द मोटर्स थिन शाफ्ट, उसको मोटर की थिन शाफ्ट से जोड़ दिया गया है, इसको भी जोड़ दिया उससे, रिजिडली फिक्स्ड है। अब मुझे बताओ, डिस्क बीच में मोटर है कहीं, ये पूरा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। क्या हो गया, सिस्टम। अब क्या कर, इनिशियली बोथ द डिस्क आर एट रेस्ट, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया। द मोटर इज स्विच्ड ऑन। अब उसने क्या है, सवाल क्या कह के उसने क्यों मोटर को फिक्स किया, जिससे आप ये बात कह पाए कि मोटर इन सिस्टम का पार्ट है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो बहुत आसान है, उसने बोला सो दैट द स्मॉलर डिस्क रोटेट्स एट द यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, छोटे वाली डिस्क जो है वो कितने से घूमी, देखो the smaller disk omega से, and the if the angular speed at which the large disk rotates is omega by n, then the value of n is। तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, दोनों का एंगुलर मोमेंटम, मैं तो मानता हूं दोनों का एंगुलर मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक दूसरे के एंगुलर मोमेंटम को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस, ये मैंने मोटर की एक्सिस के अबाउट उसके एंगुलर मोमेंटम क्या कर रहा हूं, कंजर्व कर रहा हूं।
तो आइए कर लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा m r²/2। ये डिस्क का क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। और इसका जो एंगल, अच्छा सर आप मोटर का क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मोटर का मास नेग्लिजिबल दिया हुआ है ना, तो उसका तो कुछ होना नहीं है। तो अब इसको देख ले, वैसे भी वो उसी एक्सिस पर बैठी, तो आइए इसको देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा mr²/2 प्लस, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट करना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट कीजिए, m मल्टीप्लाइड बाय md² ऐड कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा बाय n, तो ये आएगा mr²/8। देखेंगे एक बार, mr²/4 दूनी 8 हो जाएगा, ओमेगा बराबर, ये मैंने बराबर कर दिए दोनों के, 3/2 mr² ओमेगा बाय n। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, mr² से mr² कैंसिल, तो n जो आता दिखाई दे रहा है वो 8 3 24/2 इट इज 12, तो n की वैल्यू यहाँ पर 12 आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके आगे का डिस्कशन आपके साथ पवन सर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, और उसके बाद पेपर 2 आपसे, पेपर 2 देखना मत भूलिएगा, पेपर 2 आपसे डिस्कस करेंगे सुधांशु सर और अविनाश सर। पूरा सोल्यूशन आप जरूर देखें, खासकर ऐसे सारे बच्चे जो अगले साल की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस साल के पेपर में क्या आया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 निहायत ही आसान है। बोल रहा है कि 2 पॉइंट पर इंटेंसिटी देखी, IA/IB का रेशियो बता रखा है, कितना है, 2 है। फिर बोला कि IB के सामने, पॉइंट B के सामने 2 पोलराइजर लगा दी। क्या लगा दिए, 2 पोलराइजर। अब पोलराइजर लाइट बता रखी है, कैसी है, अनपोलराइज्ड। तो पहला पोलराइजर तो क्या करेगा, IB को IB डैश क्या बना देगा, पहले पोलराइजर के बाद अगर मैं बोलूं कि इंटेंसिटी IB डैश हो गई तो क्या हो जाएगी, IB/2। पता है हमें पोलराइजर क्या करता है, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी को हाफ कर देता है। उसके बाद बोला एक और पोलराइजर लगा दिया, तो अगर मैं बोलूं दूसरे पोलराइजर के बाद को IB डबल डैश मान लूं तो कितना हो जाएगा, मालस लॉ बोलता है कि इनिशियल इंटेंसिटी इंटू cos² थीटा, और थीटा हमारे बता रखा है कितना है, 45 डिग्री। तो यहां से फाइनली IB डबल डैश कितना आ रहा है, IB/4 आ रहा है। क्लैरिटी है। अब बोला कि नई इंटेंसिटी का रेशियो बताओ, तो IA/IB डबल डैश पूछ लिया, और ये कितना है, IA/IB/4, तो इंटू 4 हो जाएगा, और IA/IB की वैल्यू दे रखी थी, तो 2 × 4, क्या आंसर आ गया, 8। तो निहायत ही घटिया सवाल, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है एडवांस में पूछ क्यों लिया है, पर ठीक है, आंसर कितना हो गया, 8। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल भी निहायत ही आसान था, अगर आपको डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले याद है तो आसानी से कर सकते थे। बोला केस 1 है, केस 1 में बताया कि सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और किससे आ रहे हैं, सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं। फिर बोला दूसरा केस ऐसा है कि दोनों एक दूसरे से सेम वेलोसिटी से दूर भाग रहे हैं। एक बात मुझे पता है, जब दोनों पास आ रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जब दूर भाग रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो मुझे अगर फॉर्मूले आपको याद है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूं, देखिएगा आप सही लिखा है क्या, कि फ्रीक्वेंसी डैश, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी डैश क्या होगी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी मतलब एक्यूरेट इनिशियल फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ, अच्छा माइनस करेंगे प्लस, ये सोचना है कि हमें वेलोसिटी में नई फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है मतलब प्लस करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को बड़ा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर v आ जाएगा, और हमें न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, छोटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। और हमें बता रखा है कि जो हमें फ्रीक्वेंसी दिख रही है वो 288 है, कितनी है, 288, मतलब पहले केस में जो हमें फ्रीक्वेंसी दिख रही है वो 288 है, तो 288 लिख देते, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बता रखी है कितनी है, 240, और ये फैक्टर एज इट इज रखे रहने देते, ठीक है भाई। उसके बाद यहां से मुझे इस v की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, मैं इस फैक्टर को निकाल लेता हूं, कितना है, 288/240 किसके बराबर है, VS/V, VS+V/VS-V, इसको संभाल कर रख लेते हैं। केस नंबर 2 की बात करूं तो केस नंबर 2 में दूर भाग रहे हैं, तो जो न्यू डबल डैश होगा वो किसके बराबर होगा, इनिशियल फ्रीक्वेंसी न्यू, और यहां पर जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, सर VS में ना यहां पर कम होनी है फ्रीक्वेंसी, तो न्यूमरेटर छोटा करना है, तो यहां पर न्यूमरेटर में माइनस कर देंगे और डिनोमिनेटर में प्लस कर देंगे। तो यहां से अगर आप देखेंगे ये जो फैक्टर है VS+V/VS-V, वो उसका उल्टा है। तो यहां से अगर 280/240 है तो मैं ऐसे न्यू डबल डैश बोल सकता हूं, किसके बराबर, 240 इंटू इसका उल्टा, मतलब 240/280। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो न्यू डबल डैश आ जाएगा 200। निहायत ही आसान सवाल था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 200, क्योंकि सवाल में पूछा ही क्या था कि दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी कितनी दिखेगी।
तो आप यहां से भी क्लियरली समझ पा रहे हैं कि पहले केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ गई क्योंकि पास आ रहे थे, और दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी घट गई क्योंकि दूर जा रहे थे। तो एक्चुअल थी 240, पहले बढ़ गई 288 हो गई और बाद में कम होके 200 हो गई। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बता रखा है, दो टंकी है और किस पे रखी है, एच बिल्डिंग की हाइट पर दो टंकी रख रखी है, दो एच बिल्डिंग की हाइट कैपिटल एच की, और इस पे रख रखी है टंकी, क्या रख रखी है, टंकी जिसमें भरा हुआ पानी कितनी हाइट तक, स्मॉल एच तक, और इसमें भी भर रखा है पानी जिसमें कैपिटल स्मॉल एच तक। दोनों में छोटा छेद कर दिया और इसमें पानी भरा है, इसमें भी पानी भर देते हैं, और दोनों में इसमें छेद करके पानी यहीं से बहने लगा। और इसमें दूसरी वाली टंकी में किया क्या कि इन्होंने इस ओरिफेस से एक पाइप जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? एक पाइप। और पाइप जोड़ने के बाद बोला कि ग्राउंड लेवल तक उस पाइप को ले आए, और पानी अब इस पाइप से बह रहा है। पानी इस पाइप से बह रहा है। बोला कि इस टंकी को खाली होने में टाइम लगेगा T1। कितना लगेगा? T1। और बोला इस टंकी को खाली होने में टाइम लगेगा T2। और पूछ लिया T1 अपॉन T2 बताना है। कुछ नहीं भाई, निहायत ही आसान था। सबसे पहले इस पर बात करते हैं। मुझे एक बात पता है कि जिस रेट से वॉल्यूम बाहर निकलेगा उसी रेट से वॉल्यूम ये वाला इस टंकी का वॉल्यूम कम होगा। इस टंकी का वॉल्यूम किस रेट से कम हो रहा है मैं आपको बताता हूं। कैपिटल ए, अगर इस टंकी का एरिया कितना मान लू A इंटू DH अपॉन DT, और इस ओरिफिस से कितना जा रहा है, स्मॉल a इंटू रूट टू GH, A इंटू B वॉल्यूम फ्लो रेट हमने पढ़ा है। बोलो भाई, यहां से अगर एक कैपिटल ए कांस्टेंट है, स्मॉल ए भी कांस्टेंट है, तो मैं इसको एक और रूट टू जी भी कांस्टेंट है, तो मैं इसको एक कांस्टेंट मान सकता हूं DH अपॉन DT इज इक्वल्स टू K टाइम्स रूट H। मैं DT को इधर ले जा रहा हूं, रूट H को इधर ला रहा हूं, तो ये इंटीग्रेशन DH अपॉन रूट H इज इक्वल्स टू K DT। इंटीग्रेशन, अब इसमें लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम जब 0 था तो हाइट कितनी थी, स्मॉल h। टाइम जब T1 हो गया तो हाइट कितनी हो गई, 0, पूरा खाली हो गया ना। ठीक है भाई, यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मुझे समझ में आ रहा है कि यहां से रूट टू एच आ जाएगा, तो रूट एच इज इक्वल टू कुछ K डैश टाइम T1। तो ये तो पहली बात क्लियर हो गई। तो यहां से क्या है, T1 आया K डैश टाइम, मतलब T1 इज इक्वल टू K डैश रूट एच। अब यहां से बात करता हूं तो यहां पर भी सेम इक्वेशन आएगी, बस एक बात फर्क आएगी। यहां पर अगर वॉल्यूम कम होने की बात करूं तो फिर से वही आएगा, A इंटू DH अपॉन DT। अगेन यहां पर क्या आएगा, वॉल्यूम कम होने की रेट DH अपॉन DT। बट अंतर यहां पर ये आना है, जब वॉल्यूम फ्लो रेट लिखूंगा तो A इंटू टोरीज अयली थ्योरम से यहां पर H हाइट नहीं है, H प्लस H है, तो यहां पर जो हाइट जो वाटर की स्पीड आएगी तो वो रूट टू जी H प्लस H आ जाएगी। जैसे लिख देते हैं, कितनी आ जाएगी, DH अपॉन DT इंटू A शुड बी इक्वल टू A इंटू रूट टू जी H प्लस H। यहां पर भी सेम कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, कैपिटल A कांस्टेंट है, रूट टू जी कांस्टेंट, इसको भी क्या मान लेंगे, K मान लेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ DH अपॉन DT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कुछ K टाइम्स अंडर रूट, बस H की जगह आ जाएगा H प्लस कैपिटल H। फिर से सेम इंटीग्रेशन करूंगा, DH अपॉन अंडर रूट H प्लस कैपिटल H, और उसका इंटीग्रेशन करूंगा इज इक्वल टू K DT। बट इस बार लिमिट थोड़ी अलग हो जाएगी। जब टाइम 0 था तो हाइट H प्लस H थी, अरे टोटल हाइट कितनी थी, H प्लस, अब मैं इस पूरी को हाइट मान रहा हूं। और जब टाइम T2 हो गया तो हाइट मुझे बताइए क्या H हो गई, नहीं, ये मैं ग्राउंड से, सारी हाइट्स किससे ले रहा हूं, ग्राउंड से, तो इस बार कैपिटल कितनी हो जाएगी, कैपिटल H। ये बात आपको समझ में आई कि लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब यहां पर 0 था तब कैपिटल H प्लस है, क्योंकि सारी हाइट इस बार किससे ले रहा हूं, ग्राउंड से। पहले किससे ली थी, इस पॉइंट से, इसलिए 0 और H लिया था, बट इस बार ग्राउंड से ले रहा हूं तो H प्लस H आएगा और कैपिटल H आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर फिर वही K डैश आ जाएगा, और यहां पर जो लिमिट्स आएंगी तो वो आएंगे अंडर रूट H प्लस H माइनस अंडर रूट H शुड बी इक्वल टू K डैश T2। बस सवाल खत्म हो ही गया है। अब मैं बात करूं T1 अपॉन T2 की, K डैश कट जाएगा और आंसर आएगा अंडर रूट H अपॉन अंडर रूट H प्लस H माइनस अंडर रूट H। एक रिलेशन दे रखा है, जो कैपिटल H है वो किसके बराबर है, जरा देखो सवाल में। सवाल में देख रहा है कैपिटल H 16/9 H है। इसको मैं यहां रख देता हूं कि मेरा जो कैपिटल H है वो 16/9 स्मॉल h है। सारी वैल्यूज यहां रख देता हूं, तो T1 अपॉन T2, जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये रूट h है, ये अंडर रूट h, मतलब 16/9 h प्लस h हो गया, माइनस अंडर रूट 16/9 हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, रूट h
और यहाँ पर रूट एच कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√। 16/9 प्लस है, ये हो जाएगा 25/9 और ये हो जाएगा 16/9। ये 9 ऊपर जाके 3 बन जाएगा रूट में और यहाँ पर बन जाएगा 5। 25 का रूट 5 होता है और 16 का रूट 5, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 3। इसका मतलब T1/T2 कितना आया? T1/T2 कितना आया? 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? 3। थोड़ा सा लेंथी था बट आप कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था। तो आंसर कितना आ गया? 3। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 13? कुछ नहीं बोल रहा है कि एक रॉड है तो धागे से बांध दी गई, सेंटर से बांध दी गई और इस रॉड के सेंटर से x दूरी पर इसको एक इंपल्स दे दिया, मोमेंटम p दे दिया और फिर बाद में ये रॉड इस सर्कल रोटेशन करने लगी और धागे में कोई स्लैक नहीं है। बोला है कि विद द रॉड रिमेनिंग अलाइंड विद द स्ट्रिंग। तो देखिए सबसे पहले तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते। क्या होगा सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से होता है। सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज ml²/12 प्लस md²। d कितना है? l प्लस 3l/2 दैट इज 3l/2, तो ये हो जाएगा m 3l/2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिए, ml²/12 प्लस 9/4 ml²। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 7/3 ml²। ये हमने साइड में निकाल के रख लिया, इसको कोने में डाल देते हैं। आफ्टर दैट इस सवाल में आप समझिए, जब भी कभी ऐसे सवाल आते हैं और इंपल्स दे दिया है, मुझे एक बात समझ में आती है कि क्या है लीनियर मोमेंटम, क्या मिला इसको? c p। तो p किसके बराबर होना है? इसका मास इंटू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो p किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस इक्वेशन को भी साइड में रख लेते हैं। एक और बात समझ में आती है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होती है। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना था? p इंटू l प्लस l/2 प्लस x, तो ये कितना होगा? 3l/2 प्लस x इनिशियल देता। और फाइनली क्या होगा? जब ये ओमेगा से रोटेट करने लगेगा तो i इंटू ओमेगा नॉट। क्या माना कि मोमेंटम देने के बाद इसको ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम i ओमेगा नॉट और इनिशियल कितना था? p इंटू 3l/2 प्लस x। और p की वैल्यू यहां से रख देता हूं, तो दैट इज mvc इंटू 3l/2 प्लस x और i की वैल्यू मैंने साइड में निकाल रखी है, दैट इज 7/3 ml² ओमेगा नॉट। सब कुछ सच गया है, बस vc यहां पर है और यहां पर ओमेगा नॉट है। मुझे पता है कोई स्लैकिंग नहीं है, तो इसको ऑलमोस्ट ये रॉड की तरह घूम रही है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि v इक्वल टू r ओमेगा होगा। तो v सेंटर ऑफ मास r कितना है? l प्लस l/2 दैट इज 3l/2 और ओमेगा नॉट। ये कंडीशन थी जो बता रही है कि ये बिना स्लैक करे, मतलब ये लिखा है ना विद द रॉड रिमेनिंग अलाइंड विद द स्ट्रिंग, इस बात को बता रही है। और ये कि रॉड एंड स्ट्रिंग रिवॉल्व टुगेदर, इससे हम ये बोल सकते हैं कि vc इज इक्वल टू 3l/2 ओमेगा नॉट। सारी वैल्यूज को पुट कर देता हूं और आंसर आपके सामने आने वाला है। तो मास से मास तो पहले ही कैंसिल हो चुका था, तो vc की जगह रख देता हूं 3l/2 ओमेगा नॉट इंटू 3l/2 प्लस x इज इक्वल टू 7/3 l² ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट चला गया है, l से l चला गया और यहां से फाइनली कितना आ गया है? 3l/2 प्लस x। यहां से 2 ऊपर चला गया तो 14/9 आ गया। आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी आई है? 14, l भी बचा एक, 14/9 माइनस 3/2 l। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? l/14 इंटू 28 और ये कितना 27, तो l/18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? l/18। तो पूछा क्या था सवाल में? पूछा यही था कि x की वैल्यू निकालिए। तो x की वैल्यू क्या होगी? सवाल में क्या था कि x इक्वल टू l/n है, तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 18। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? x की वैल्यू, n की वैल्यू 18। आसान सवाल था ये भी। अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक प्रोसेस दे रखी है जिसमें मोनोएटॉमिक गैस एक प्रोसेस में गई है, पीटी कर्व दे रखा है। अब आप इस देखेंगे पी क्यू आर एस 4 ऑप्शन दे रखे हैं और मैचिंग करनी है। तो देखिए आपको मैचिंग कभी पूरा ऑप्शन करके नहीं करनी होती। पहला देखते हैं, पहला पी ऑप्शन पूरी साइक्लिक प्रोसेस के वर्क डन पूछ रहा है। मैं क्यों जाऊं पूरी साइकिल में? सबसे पहले क्यू ऑप्शन को देखता हूं। देखो क्यू ऑप्शन में सिर्फ जेके की बात करिए। किसकी बात करिए? जेके की। जेके की बात करना आसान होगा, एक ही प्रोसेस की बात करनी है। जरा जेके ध्यान से देखें। जेके हो कह रहा है कांस्टेंट प्रेशर है, पी कांस्टेंट है और टी बदल रहा है, एक आइसोबारिक प्रोसेस है। और आइसोबारिक में किसकी बात करें? इंटरनल एनर्जी चेंज। तो आइसोबारिक में इंटरनल एनर्जी चेंज जो होती है डेल्टा यूज होता है एन सीवी डेल्टा टी। मोनो एटॉमिक गैस है तो सीवी कितना होगा? 3/2r।
और मोल कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो यहाँ से 3/2 और डेल्टा टी कितना है 3T0 माइनस T0 दैट इज 2T0। फाइनली आंसर कितना आ गया 3R T0। आप देख रहे हैं कितना आसान है। तो मुझे समझ में आया कि Q किससे मिलके जाके मिल गया 3 से। Q किससे जाके मिल गया 3 से। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में Q 3 से मिला है। ए ऑप्शन में Q 3 से मिला है और बी ऑप्शन में Q 3 से मिला है, इसमें 5 और 1 से मिला है, तो सी और डी तो चले गए। अब ए और बी की चिंता करनी है कि आंसर या तो ए होगा या फिर बी होगा। आप ध्यान से देखेंगे पी इसमें 1 है और पी इसमें 4 है, पर पी मेरे लिए टफ पड़ेगा। देखता हूं आर इसमें 5 है, इसमें भी आर 5 है, बट इसमें एस 4 है और एस 2 है, तो बस एस मुझे डिसाइड कर लेगा कि आंसर ए होगा या फिर आंसर बी। जरा एस पे जरा डिस्कस करते हैं। एस आ जाइए मेरे साथ। एस में क्या बोल रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस एमजे। किसकी बात करी, प्रोसेस एमजे की। अब प्रोसेस एमजे की बात करूं तो प्रोसेस एमजे में कैसी आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी हो जाता है 0, इसलिए डेल्टा यू भी क्या हो जाता है 0, और डेल्टा यू 0 मतलब मेरा एस पॉइंट किससे जाके मिल गया सेकंड से, तो इसका आंसर क्या हो गया एस जिसमें सेकंड होगा, मतलब आंसर इज बी। तो ट्रिक इस सवाल की यही थी कि आपको पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना, और देखियो आप बनाने वाले ने भी इतना मजाक किया, सबसे टफ ऑप्शन को सबसे ए पर रख दिया है कि आप जाएं और ये ऑप्शन को सॉल्व करने बैठ जाएं, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पर आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना था। अगला सवाल देखते हैं। चलो भाई अगला सवाल करते हैं, ये भी मैचिंग है। बोल रहे 4 प्लेट दे रखी थी S1 S2 S3 S4 और दोनों सबके बीच में डिस्टेंस है D, सबका साइड भी दे रखी है A, मतलब एरिया भी सेम है, और अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए इन्होंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ लिया। तो इस ऑप्शन में भी देखिए P, आप ऑप्शन जरा देखेंगे तो P के लिए 3 बार है, तो P को सॉल्व करना सही नहीं है क्योंकि 3 ऑप्शन तो हमारे सही हो ही जाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो S यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो अगर मैं S की वैल्यू निकाल लूँ तो 2 ऑप्शन इजीली कैंसिल कर सकता हूँ, तो सबसे पहले S ही निकालता हूँ। और S बोल क्या रहा है, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2, कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 विद S3 शॉर्टेड। तो सबसे पहले तो सारी प्लेट्स बना लेता हूँ, S1 S2 S3 और S4। बोला है कि कैपेसिटेंस बीच में इसके इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में निकालना है, ठीक है भाई। विद द S3 शॉर्टेड टू S1, जिसमें S1 को S3 के साथ शॉर्ट कर दिया इसको, और S2 को शॉर्ट कर दिया S4 के साथ। जिनको शॉर्ट किया मतलब उनका पोटेंशियल सेम होगा, और मैं बोलता हूं कि 1 को जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से और 2 को जोड़ दिया है नेगेटिव से, क्योंकि इन दोनों के बीच में निकालना है। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं। मैंने बोला कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव वाला 1 से जुड़ा है। किससे जुड़ा है 1 से, और 1 के साथ ही कौन है 3, तो 1 और 3 को साथ लिख देते हैं। और नेगेटिव वाला किससे जुड़ा है 2 से और 4 से। अब कॉम्बिनेशन देखिए क्या बन रहा है, एक कैपेसिटर किसके बीच में बनेगा S1 और S2, मतलब एक ब्रांच S1 से आएगी और एक ब्रांच 2 से आएगी। फिर बोला कि 2 और 3 के बीच में कैपेसिटेंस है, मतलब एक ब्रांच किससे आएगी 2 से और एक ब्रांच किससे आएगी 3 से, तो एक कैपेसिटर आ गया। फिर बोला एक कैपेसिटर और है, और वो कैसा है S3 और S4 के बीच में। S3 कहाँ है यहाँ पर, और S4 कहाँ है यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी ये कुछ नहीं है, 3 सीरीज में तीन पैरेलल में क्या लगे कैपेसिटर C, और जब भी पैरेलल में कैपेसिटर होते हैं क्या होता है सिंपली ऐड, तो आंसर है 3C। कितना आ गया 3C0। क्या कोई ऑप्शन दिया, यस। तो मुझे समझ में आया S किससे जाके मैच हो गया 1 से, तो S जाके मैच हो गया 1 से। कौन से ऑप्शन है, B सही हो सकता है या फिर C, मतलब A और D की चिंता नहीं करनी। अब इसमें डिफरेंट क्या है, या तो R की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर Q की वैल्यू निकाल लीजिए, आप जो भी चाहें। चलिए आप किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, जो आपको आसान पड़े। आप देखेंगे ध्यान से तो देख लेते हैं। चलिए हम क्या पढ़ लेते हैं, Q पढ़ लेते हैं। Q क्या है, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4। मैं फिर से सारी प्लेट्स बना रहा हूं, 1 2 3 4, और बोला S1 और S4 मतलब 1 और 4 के बीच में बैटरी लगा दी। और क्या बोला है, एंड S2 एंड S3 शॉर्टेड, इन दोनों को क्या कर दिया शॉर्ट, इन दोनों को शॉर्ट कर दिया, मतलब इनका पोटेंशियल फिर क्या हो गया सेम, और इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फिर से आप चाहे तो वही तरीका लगाइए कि यहां पर है पॉजिटिव बैटरी और इसके लिए 1, ये प्लेट 1 हो गई, और नेगेटिव से जुड़ा है 4, और 1 और 2, ये 2 और 3 कुछ नहीं है, मिलकर एक ही प्लेट बन चुके हैं, एक ही प्लेट बन चुके हैं ना, बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो आप चाहे तो इसको हटाकर इसको एक ही प्लेट बना सकते हैं, दैट इज 2, 3, और यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम, यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम, और कैपेसिटर यहां पर भी C0, यहां पर भी C0। वो जो बीच में कोई कैपेसिटर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया तो वो खाली स्पेस, उसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है।
तो ये 2 और 3 एक ही प्लेट बन गए और बीच में कैपेसिटर 2 ही आ रहे हैं, तो C नॉट और C नॉट कैसे हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो आंसर आ जाएगा C नॉट बाई 2, मतलब ऑप्शन Q की वैल्यू आई 2। तो ऑप्शन 2 किससे जुड़ गया, Q2 से, तो Q किससे जुड़ रहा है, 2 से, मतलब हमें C और B में चुनना था, तो यहां पर Q2, तो आंसर इज C। आपको ज्यादा सोचना ही नहीं था, 2 ऑप्शन सॉल्व करके आंसर आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, C। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है। आप जब पढ़ेंगे तो सवाल में लिखा है कि एक स्फीयर है, क्या है, एक स्फीयर, और एक स्फीयर पे लाइट रे इंसिडेंट कराई, स्क्वायर का सेंटर भी बना देते हैं भाई, और लाइट रे इंसिडेंट कराई किसी थीटा पर। सवाल क्या है, अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा नॉट। तो आप मुझे बताइए इसका नॉर्मल कुछ ऐसा रहा होगा, रेडियल डायरेक्शन, और इससे एंगल आ रहा है थीटा नॉट, सही है क्या, और फिर ये डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल के थोड़े पास चली जाएगी लाइट रे, और नॉर्मल के थोड़ा पास जाके फिर क्या हुआ, दूसरी सरफेस पे क्या हुआ है, टी आई आर, क्या हुआ है, टी आई आर। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है कि स्फीयर विद एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाई नॉट, ये एंगल भी कितना दे रखा है, फाई नॉट, ये दे रखा है आपको, एंड देन पार्टली रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैक सरफेस, मतलब इस सरफेस से क्या हो गया इसका रिफ्लेक्शन, और फिर यहां पर क्या बनाया हमने, एक नॉर्मल जो कि रेडियल डायरेक्शन में है, और फिर जब ये बाहर आएगा तो नॉर्मल से अबे भाग जाएगा। तो आप देखिए ये लाइट रे ऐसे गई है, ये लाइट रे ऐसे गई है, ये एंगल भी कितना है, फाई नॉट है, बताया है आपको, ये फाई नॉट है, तो ये फाई नॉट क्यों होगा, क्योंकि ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी कितना हो गया, फाई नॉट। फिर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है रिफ्लेक्शन में, तो ये भी कितना हो गया, फाई नॉट, उसी लॉजिक से ये भी कितना हो गया, फाई नॉट। तो जब ये बाहर जाएगा तो हम जो दें नॉर्मल से अवे भागेगा और ये कुछ ऐसे भाग जाएगा, और यहां पर भी कितना बना लेगा, थीटा नॉट। सर थीटा नॉट क्यों बनाया, क्योंकि यहां पर भी जो स्नेल्स लॉ यहां पर काम करा है वही स्नेल्स लॉ यहां पर काम करेगा। तो ये मुझे एक बात समझ में आई कि ये फाई नॉट है, ये फाई नॉट है, ये फाई नॉट है, ये फाई नॉट है, ये थीटा नॉट है, ये थीटा नॉट है। अब टोटल डेविएशन की बात करता हूं, वो बोल रखा है अल्फा है। टोटल डेविएशन जो होता है वो हर डेविएशन को ऐड करके मिलाया जा सकता है। तो पहला डेविएशन कितना था आप बताइए, रिफ्रैक्शन का डेविएशन होता है थीटा नॉट माइनस फाई नॉट, तो पहला आ जाएगा थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। इसमें सेंस का भी दिमाग लगाना है, आप इसमें ध्यान से देखेंगे सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज है, कैसा है, क्लॉकवाइज, हमारी लाइट रे क्लॉकवाइज डेविएट हुई है, तो मैं क्लॉकवाइज को प्लस मान रहा हूं इस बार, तो मैं बोलूंगा थीटा नॉट माइनस फाई नॉट, पहला डेविएशन हो गया। बाद में दूसरा डेविएशन रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, रिफ्लेक्शन का डेविएशन होता है 180 माइनस 2i, कितना होता है 180 माइनस 2i, और ध्यान से देखेंगे तो लाइट रे जाना ऐसे चाहती थी, चली ऐसे ही गई, तो इसमें भी कैसा रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज, कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसको भी ऐड कर सकते हैं कि दोनों में क्लॉकवाइज हुआ है, तो कितना होगा 180 माइनस 2i, मतलब 2 फाई नॉट। बाद में इसमें देखेंगे तो इसमें भी क्या हुआ, कितना होगा थीटा नॉट माइनस फाई नॉट, और इसमें भी कैसा होगा क्लॉकवाइज, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा डेविएशन, थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। आप इन सबको ऐड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए थीटा नॉट प्लस थीटा नॉट कितना हो गया 2 थीटा नॉट, यहां पर माइनस वाई है और माइनस 2 फाई है, तो माइनस का 4 फाई नॉट और प्लस 180, ये हमारा टोटल अल्फा आ गया। अल्फा थीटा नॉट फाई नॉट का हमें रिलेशन मिल गया। अब जरा ऑप्शंस पढ़ते हैं, जरा ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इफ n इक्वल टू 2, अच्छा मुझे एक बात समझ में आती है, थीटा नॉट और फाई नॉट में भी एक रिलेशन लिख सकता हूं, वो कि स्नेल्स लॉ से, कि म्यू1 मतलब 1 साइन ऑफ थीटा नॉट किसके बराबर होगा 2, या फिर 2 नहीं लिखते हैं, हम लिखते थे n साइन ऑफ फाई नॉट, क्या होगा फाई नॉट, इसको लिख रहने देते हैं। अब जरा ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है n की वैल्यू 2 है तो अल्फा की वैल्यू 180 है, तो थीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी जरा देखते हैं। अगर यहां पर अल्फा की वैल्यू 180 रख दूं तो 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट प्लस 180 से 180 चला गया, और यहां से रिलेशन क्या आया कि फाई नॉट किसके बराबर है, फाई नॉट नहीं, ये थीटा नॉट था, तो यहां से थीटा नॉट किसके बराबर आया 2 फाई नॉट। अब जरा एन की वैल्यू ये रिलेशन यहां रखते हैं और एन की वैल्यू 2 रख देते हैं, बोला है कुछ सवाल में साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ फाई नॉट। थीटा नॉट की वैल्यू 2 फाई नॉट है तो इसको लिख देता हूं साइन ऑफ 2 फाई नॉट इज इक्वल टू 2 साइन फाई नॉट। साइन 2 फाई नॉट क्या हो जाएगा 2 साइन फाई नॉट कॉस फाई नॉट,
इज इक्वल टू 2 साइन फाई नॉट। आगे इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 2 साइन फाई नॉट से 2 साइन फाई नॉट चला हो जाएगा और कॉस फाई नॉट क्या बचेगा 1। तो फाई नॉट की वैल्यू कितनी आई 0। तो मुझे समझ में आया कि पहले का आंसर, अच्छा फाई नॉट की वैल्यू 0 आई है तो थीटा नॉट की भी क्या हो जाएगी, क्योंकि 2 का फैक्टर आ रहा है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 0। तो यहां पर थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो मुझे समझ में आया कि P जिससे जाके मैच हो रहा है वो है 0, मतलब फिफ्थ से। तो P फिफ्थ से 2 में हो रहा है तो C को कैंसिल कर सकता हूं, D को कैंसिल कर सकता हूं, A और B में सोचना है। A और B में आप चाहें तो सीधे Q को सोच सकते हैं, 2 और 1 का फर्क है। तो अब मैं किस पे सॉल्व करूंगा, Q को। मैं इन सबको हटा रहा हूं और मुझे समझ में आ रहा है कि Q में भी जो हमारा फाई है वो 180 है तो ये रिलेशन हमेशा सेम रहेगा। और Q में भी मुझे समझ में आ रहा है कि रिलेशन सेम रहेगा, मतलब फाई 180 इज इक्वल टू 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट प्लस 180 था। तो यहां से भी सॉल्व करके 180 इज इक्वल टू, और यहां से भी थीटा नॉट क्या जाएगा 2 फाई नॉट, सेम रिलेशन रहेगा। बट इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर दिया, √3 कर दिया है। तो यहां से 1 साइन ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू √3 साइन ऑफ फाई नॉट आ जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा नॉट फाई नॉट कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू √3 साइन फाई नॉट। साइन फाई नॉट से साइन फाई नॉट चला जाएगा और कॉस फाई नॉट की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। तो यहां से फाई नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, फाई नॉट की वैल्यू आ रही है √3/2 है तो फाई नॉट की वैल्यू आ रही है 30, और फाई नॉट की वैल्यू 30 आ रही है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 60। तो आंसर 60 हो सकता है। बट आप ध्यान से देखें इस रिलेशन में अगर मैं थीटा नॉट की वैल्यू 0 भी डालता हूं तो भी ये रिलेशन साइन 0 और साइन 0 हो रहा है। तो 0 और 60 पॉसिबल है, मतलब क्यू के लिए क्या आंसर होगा 2। क्यू के लिए 2 किस में दे रखा है, ए और बी में। आप देखेंगे क्यू के 2, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ए। आपको ज्यादा सोचना ही नहीं था, सारे ऑप्शंस के बारे में सोचना ही नहीं था, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि हमारा आखिरी सवाल था। इसमें क्या कर रहा है कि सबसे पहले एक एलआर सर्किट है जिसमें की जैसी ओपन करेंगे तो t इक्वल टू 0 पे हमें पता है कि जो इंडक्टर है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस करता है तो करंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हमें पता है कि करंट 0 से कुछ नॉन जीरो वैल्यू हो रहा है चाह रहा है, इसलिए करंट चेंज मैक्सिमाइज है, इसलिए जो हमारा इंडक्टर है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस को शो करेगा दैट इज इनफाइनाइट, और हमारा जो करंट हो जाएगा वो 0। तो हमें समझ में आया कि वैल्यू ऑफ I1 इन एम्पियर इज 0। तो ये तो क्लियर हो गया भाई। तो I1 किसके साथ जुड़ गया 0, क्योंकि I1 बताया कि t इक्वल टू 0 पे करंट है। तो P हमारा 1 के साथ जुड़ चुका है, P हमारा 1 के साथ इसमें जुड़ा है, P हमारा 1 के साथ इसमें जुड़ा है और इसमें जुड़ा है। अगला ऑप्शन देखते हैं कि क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ I2 क्या बोला है कि स्टेडी स्टेट में कितना करंट बह रहा है। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है 0, क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रहा है, करंट कांस्टेंट है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। तो अगर करंट रेजिस्टेंस 0 हो गया तो इसमें फिर KVL लगाएंगे तो हमें क्लियरली आंसर क्या मिल जाएगा V/R दैट इज 20/5 दैट इज 4 एम्पियर। नहायत ही आसान। तो सेकंड Q का आ गया आंसर 4। तो Q का 3 मुझे दिख रहा है इसमें A और C में, जबकि ये हमारा कैंसिल हो गया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो अब A और C में सोचना है तो R की चिंता नहीं करते हैं, S की भी कर सकते हैं, बट ठीक है R भी हम निकाल लेते हैं कि क्या आ रहा है। अब बात करते हैं Key1 को ओपन कर दिया और Key2 को क्लोज कर दिया है, तो ये अब LC सर्किट बन गया। क्या बन गया LC सर्किट। और LC सर्किट में बात करूं तो I0 क्या है, I0 वो करंट है जो स्टेडी स्टेट का करंट था दैट इज 4 एम्पियर। और अगर ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा जो होता है √LC होता है। और LC सर्किट L और C की वैल्यूज डाल देता हूं तो L कितना दिया यहां पर 25 मिली हेनरी 10⁻³ और C की बात करूं तो C कितना दे रखा है 10 माइक्रोफेराड। यहां पर अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ओमेगा नॉट कितना आ जाएगा 1/√25 और यहां पर 10⁻³ है, 10⁻6 9 हो गया और 10⁻8 हो गया। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 हो जाएगा ये √5 और 10⁻4 हो जाएगा। ऊपर जाके ये कितना हो जाने वाला है ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1/5 इंटू 10⁻4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻3। तो आंसर ये 2 किलो हर्ट्ज। तो किलो रेडियन पर सेकंड में पूछा है तो आंसर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हमारा कितना आ रहा है 2 किलो हर्ट्ज। कितना आ रहा है 2 किलो हर्ट्ज, तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो ओमेगा आ चुका है, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू आ चुका है 2 इंटू 10⁻3। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था वोल्टेज। सर पर चार्ज जो होता है
वो इक्वल टू होता है आई बाई ओमेगा। सर एल आर सर्किट में मुझे ये बात पता है, जो करंट होता है आई नॉट होता है वो क्यू नॉट इंटू ओमेगा होता है। सर यहाँ से आई नॉट कितना था सर मुझे पता है, वो तो 4 है। कितना है? 4 है। और सर क्यू नॉट कितना है वो मुझे पता नहीं, पर ओमेगा मुझे पता है कितना है, 2 इंटू 10⁻3। यहाँ से क्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू 10⁻3। अब मुझे एक और बात पता है कि सर जो डेल्टा वी होता है वो, मतलब अगर कैपेसिटर की बात करूं तो क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है ना, तो वी की वैल्यू कितनी आई, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू है क्यू बाई सी। क्यू की वैल्यू यहां से डालता हूं कितनी आई, 2 इंटू 10⁻3। और सी की वैल्यू जरा ऊपर दे रखी है, कितनी दे रखी है देखता हूं मैं। सी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 माइक्रोफेराड। सारी चीजें उसमें डाल देता हूं, तो 10 इंटू 10⁻6। तो आंसर कितना आ गया जरा देखिएगा, यहां से ये आ चुका है 10⁻5 ऊपर गया तो 2 तो बचा ही है यहाँ पर, और 10⁻6 यहाँ पर 10⁻5 गया तो 10⁻2। कितना आंसर आ गया, 200। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, 200 वोल्ट। तो मेरा एस वाला किससे जाके मिल गया, फिफ्थ से। एस वाला किससे जाके मिल गया, फिफ्थ से। तो एस वाला फिफ्थ से मिला है, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, ए। तो इसका आंसर कौन सा सही है, ए। ठीक है।